Hey guys, good morning. This is CMA Pradeep Dhani and welcome to my channel. So guys, CMA फाउंडेशन के जो स्टूडेंट थे उनके लिए मैं कॉस्ट जो पेपर नंबर 2 है अपना, उसमें कॉस्टिंग का जो पार्ट है वो पोर्शन में करा रहा हूँ। तो आज हम अपने लेक्चर को कैरी करेंगे। जिन्होंने पहले लेक्चर नहीं देखे हैं वो पुराने जो लेक्चर हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है मैं बताऊं तो मेनली जो ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या कॉस्ट पर यूनिट क्या है, किस तरीके से कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, किस तरीके से कॉस्ट को एसरटेन कर सके, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अब हम इनको देखते हैं धीरे धीरे करके। टू एसरटेन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय बिजनेस कंसर्न, यानी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है वो हम पता लगाते हैं। पहला पॉइंट हो गया। टू प्रोवाइड अ करेक्ट एनालिसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ बोथ प्रोसेस और ऑपरेशन बाय द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी हम एनालाइज बताते हैं कि प्रोसेस की कॉस्टिंग कितनी है और एक्चुअल में कितनी कॉस्ट है। हम क्या नाम है डिस्क्लोज करते हैं वेस्टेज का और कोशिश करते हैं कि ये वेस्टेज ना हो, कंट्रोल करें हम अपनी वेस्टेज को। टू प्रोवाइड रिक्विजिट डेटा एंड सर्व एज अ गाइड टू प्राइस फिक्सेशन, यानी हम प्रॉपर डेटा देते हैं ताकि प्राइस फिक्सेशन हो सके। टू ascertain the profitability of each of product and advise management how the profit can be maximized, यानी हम प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताते हैं और कितना प्रॉफिट है प्रोडक्ट पर, और फिर मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को और प्रॉफिट में ला सके, यानी कॉस्ट को रिड्यूस कर सके और प्रॉफिट को बढ़ा सकें। टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, कंज्यूमेबल सोर्स हो गया, फिनिश गुड्स, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज कैपिटल लॉक्ड इन दीज स्टॉक्स, है ना। इफेक्टिव कंट्रोल करते हैं हम रॉ मटेरियल का, ताकि क्या नाम है रॉ मटेरियल हो गया या फिर जो मशीन्स हो गई हैं, ताकि इन पर हमारा सारा का सारा पैसा ब्लॉक ना रहे। जिनकी जरूरत है केवल उन्हीं चीजों को हम खरीदें और अपना बेकार में सारा पैसा ब्लॉक ना करवा दे वहां पर। to reveal sources of economy by installing and implementing a system of cost control for material, labor and overhead. To reveal sources of economy by installing and implementing a system of cost control for material, labor and overhead, मतलब हम क्या नाम से कहाँ कहाँ से मटेरियल लेबर को खरीदें ताकि जो हमें सस्ता पड़ेगा, तो वो हम उसका कंपैरिजन करते हैं। टू एडवाइज मैनेजमेंट ऑन फ्यूचर एक्सपेंशन पॉलिसीज एंड प्रपोज कैपिटल प्रोजेक्ट, कहाँ कहाँ और एक्सपेंड करना चाहिए, किन एरियाज में वीक पॉइंट है, ये सारी चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग जो है साफ बताता है हमें। टू हेल्प इन सुपरवाइजिंग द वर्किंग ऑफ पंचड एंड अकाउंटिंग ऑफ डेटा थ्रू कंप्यूटर्स, यानी क्या नाम उसका जो भी मतलब कंप्यूटराइज काम को भी एक्सेप्ट करता है, मतलब कंप्यूटराइज काम करते हैं तो हमें समय बचता है हमारा। टू ऑर्गेनाइज द इंटरनल ऑडिट सिस्टम टू एंश्योर इफेक्टिव वर्किंग ऑन डिफरेंट डिपार्टमेंट, मतलब कहाँ कहाँ हम जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है किस तरीके से हम अच्छे से अच्छे अपने डिपार्टमेंट का यूटिलाइज कर सकते हैं। टू ऑर्गेनाइज कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट मैनेजर, यानी किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें, कि हम अलग अलग प्रोग्राम बनाएंगे और जो मैनेजर्स उनकी एडवाइस भी लेंगे इस पर। टू प्रोवाइड स्पेशलाइज सर्विसेज कॉस्ट ऑडिट इन प्रिवेंट द एरर एंड फ्रॉड, है ना, कोशिश करेंगे कि फ्रॉड जो है वो कम से कम हो सके। टू फाइंड आउट द कॉस्टिंग प्रॉफिट, क्या है मतलब कितना कॉस्टिंग और प्रॉफिट है। मेनली अगर मैं ऑब्जेक्टिव बताऊं तो तीन ऑब्जेक्टिव उन्होंने लिए हैं। एसेटिंग एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड इनकम बाय द प्रोडक्ट फंक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कितनी हमारी कॉस्ट आई है, कितना हमारा प्रॉफिट है। एक्यूमुलेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कॉस्ट डेटा, जितना भी हमारे पास कॉस्ट डेटा है उसको हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। क्या क्या हमारे वीक पॉइंट्स हैं उन पर हम काम करेंगे, क्या क्या हमारे वीक पॉइंट्स हैं उन पर हम काम करेंगे और इंप्रूवमेंट करेंगे। टू प्रोवाइड यूजफुल डेटा टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, हम यूजफुल डेटा जो है वो प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट को, डिसीजन मेकिंग में भी हम हेल्पफुल करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अपना चैप्टर को कैरी करते हैं थोड़ा आगे। एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या एडवांटेज है। प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज आर डिस्क्लोज, पता लगाते हैं कि जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट है कौन कौन सा डिपार्टमेंट हमें प्रॉफिट दे रहा है और कौन कौन सा प्रॉफिट नहीं दे रहा है। जो नहीं दे रहा वहां पर हम काम करेंगे, रीजन का पता लगाएंगे कि क्या क्या कमियां हमारी रह गई है जो हमें नुकसान दे रहा है यहाँ पर। इट इनेबल अ कंसर्न टू मेजर द एफिशिएंसी एंड देन मेंटेन एंड इंप्रूव इट, वही है कि हम एफिशिएंसी को मेजर करते हैं, जहां पर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है वहां पर हम इंप्रूवमेंट करके और बेहतर करते हैं। It provides information upon which estimate and tenders are based. It provides information upon which estimate and tenders are based. It provides information upon which
एस्टिमेट एंड टेंडर्स आर बेस्ड। अगर हमें जो कोई एस्टिमेट बनाना है तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। इट गाइड फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसीज, फ्यूचर मतलब किस तरीके का हमें एक्सपेंशन करना चाहिए, कहाँ कहाँ हमें और एक्सपेंड करना चाहिए, या किन किन यूनिट्स को हमें शट डाउन कर देना चाहिए। फ्यूचर जो पॉलिसीज होती है उसके बारे में भी डिसाइड करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में या कॉस्ट अकाउंटिंग में। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट, कॉस्ट अकाउंटिंग ही हेल्प करता है कि किस तरीके से आप प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे, यानी किस तरीके से आप अपनी कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है गाइस, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट, यानी अगर हम क्या करेंगे अपने प्रॉफिट को किस तरीके से बढ़ाएंगे, प्रॉफिट को हम बढ़ाएंगे किस तरीके से, अपनी जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को हम रिड्यूस करेंगे और उससे हमारा प्रॉफिट क्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी कॉस्ट क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। आगे देखिए, ठीक है, जब हम देखते हैं अपना 6 पॉइंट, 6 पॉइंट क्या है हमारा, इट इनेबल अ पेरियोडिकल डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है ना, हम क्या करते हैं कि अपना पीरियड वाइज प्रॉफिट और लॉस का पता लगा सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड किया कॉस्ट स्टेटमेंट के द्वारा। इट फर्निशेस द रिलायबल डेटा फॉर कंपेयरिंग कॉस्ट इन डिफरेंट पीरियड, है ना, जो डिफरेंट पीरियड्स होते हैं उसमें हम कंपेयर कर सकते हैं अपनी कॉस्ट को। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिक्रीज इन और इंक्रीज इन प्रॉफिट और लॉस, अगर हम क्या नाम है कितना डिक्रीज हुआ कितना इंक्रीज हुआ इसका भी हम पता लगा सकते हैं अपने प्रॉफिट में। कॉस्ट अकाउंटिंग डिस्क्लोज द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट वर्कर, है ना, इसके द्वारा भी हम जो जितने भी अलग अलग वर्कर उनकी एफिशिएंसी क्या है उसका हम पता लगा सकते हैं। इट इनेबल द क्रेडिटर इन्वेस्टर टू जज द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा भी जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, उनकी उनका क्या नाम है उनकी जो क्या जो ऑर्गेनाइजेशन है कितना अच्छा काम कर रही है, कितने अच्छा परफॉर्म कर रही है, यहाँ पैसा लगाएं या नहीं लगाएं, या जो एम्प्लॉइज है उनको यहाँ नौकरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो इससे भी काफी हद तक पता लग जाता है इसके बारे में। ये हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट होती है उसको लिए भी हेल्पफुल होती है डेटा की, जो एक्साइज ड्यूटी होती है, अब तो खैर है नहीं, लेकिन पहले जो होती है जीएसटी लगाना है, क्या कौन सा एक्सेशन कोड किसके लिए एप्लीकेबल है, तो इन सब चीजों के लिए भी गवर्नमेंट को भी हेल्पफुल करता है ये। हेल्पफुल टू कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए भी हेल्पफुल होता है, अगर आप कॉस्ट जितनी कमाएगी उतना जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस कम होगा, और अगर प्रोडक्ट का प्राइस अगर कम होगा दोस्तों तो ऑटोमेटिक कंज्यूमर के लिए फायदा ही होगा। एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, इससे क्या होता है किसी भी एंटरप्राइज जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी का पता लग जाता है। तो दोस्तों क्या होता है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग जो जितने भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं ना, तो जैसे मान लिया हम जब अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो किस बेसिस पर करते हैं, क्या रूल्स हैं, तो उसके लिए हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडेस है और एएस है। तो उसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए गए हैं। उनको अब हम देखते हैं, ये तो फाउंडेशन है, बस हमें नाम पता होने चाहिए, एक एक नंबर में दोस्तों ये आ जाते हैं, 24 नाम आपको पता होने चाहिए, आ जाते हैं एक नंबर में, तो हम पढ़ रहे हैं, इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी है हमें, वो हमें फाइनल में करनी है। 100 नंबर का स्पेसिफिक पेपर है हमारा, पेपर नंबर 19। तो फाउंडेशन वाले स्टूडेंट वो हम वहां जाकर देखेंगे। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, दूसरा है कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, तीसरा है ओवरहेड, चौथा है कैप्टिव कंजम्पशन, पांचवा है एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, छठा मटेरियल कॉस्ट जो होती है, मटेरियल कॉस्ट जो होती है वो यहाँ पर हम देखेंगे। इंप्लॉय कॉस्ट, जितनी भी इंप्लॉय कॉस्ट होगी वो हम यहाँ पर देखेंगे। कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी, जो बिजली के हो गए, यूटिलिटी मतलब बिजली इलेक्ट्रिसिटी के हो गए, वाटर के एक्सपेंसेस हो गए, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, एंड डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए आपके, एडमिन ओवरहेड हो गए आपके। 12 क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया। 13 है कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। 14 है पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट। 15 है सीलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। 16 है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। 17 है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग चार्जेस। और 18 है कॉस्ट अकाउंटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो कॉस्ट होगी यहाँ पर हम देखेंगे। जॉइंट कॉस्ट यानी जो 2-3 प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। और रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ फी, जो जितनी भी रॉयल्टी की होती है वो सारे यहाँ पर आप देखते हैं। क्वालिटी कंट्रोल 21 में आता है। 22 में आता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या नाम जो जितनी भी ओवर बर्डन रिवोल्व कॉस्ट 23 में देखते हैं। 24 में हम ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू, जितनी भी रेवेन्यू की ट्रीटमेंट होती है वो हम 24 में देखते हैं। कॉस्टिंग एंड एड टू मैनेजमेंट, कॉस्टिंग एंड एड टू मैनेजमेंट। उसके बाद हम क्या नाम है कॉस्टिंग किस तरीके से हेल्प करती है मैनेजमेंट को, तो वो कोई प्लानिंग करना होता है ना, कोई फ्यूचर में एक्सपेंशन करना होता है, उसके लिए हेल्पफुल करती है कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा, सॉरी, है ना। डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होती है ये। कंट्रोलिंग में भी हेल्पफुल होती है, कंट्रोलिंग में भी हेल्पफुल होती है ये।
कंट्रोलिंग मतलब किस तरीके से अपनी कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके, किस तरीके से अपनी कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। कंट्रोल ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट, कंट्रोल ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट, कंट्रोल ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। तो जितनी भी मतलब मटेरियल और जो लेबर ओवरहेड की जो कॉस्ट होगी ना, उनकी कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे हम, कि ताकि हमें ज्यादा कॉस्ट ना आ पाए। बिजनेस पॉलिसी मतलब अगर हमें क्या नाम है, कहाँ पर हमें सुधार करने चाहिए, कहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट करने चाहिए, क्या क्या हमारे वीक पॉइंट्स हैं, इन सब चीजों को भी हम देखते हैं और अपनी बिजनेस की जितनी जितनी पॉलिसी है उनको हम इंप्लीमेंट करते हैं धीरे धीरे करके। बजटिंग का मतलब होता है कि क्या नाम है, फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेशन करना, मतलब कि आप अंदाजा लगाकर आप उसकी कॉस्टिंग मेंटेन कर रहे हो। बजट यानी एस्टिमेट पर बेस्ड है बजट। स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी, हम अपने स्टैंडर्ड्स करेंगे ताकि हम एफिशिएंसी को मेजर कर सके, कौन सा हमारा वर्कर अच्छा है, कौन सा वर्कर हमारा काम सही से काम नहीं कर रहा है। कॉस्ट ऑडिट में भी हेल्पफुल होता है, कॉस्ट ऑडिट में भी ये दोस्तों हेल्पफुल होता है। स्पेशल फैक्टर्स और प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस को डिटरमाइन करने में भी हेल्पफुल होता है। एक्सपेंशन, अगर एक बिजनेस अपना एक्सपेंशन करना चाहता है यानी और ब्रांचेस खोलना चाहता है और अपना मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, तो उसके और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम है उसका सुटेबल टू द बिजनेस, वो बिजनेस के लिए सुटेबल होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप कंप्यूटर सिस्टम लाना चाह रहे हो तो जो काम करने वाले बंदे हैं उनको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी, जो सिस्टम होना चाहिए वो सिंप्लिसिटी होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए, उसको नहीं आता तो उसको ट्रेनिंग दो और उसको समझाओ। कंपेरेबल होना चाहिए, तुलना कर सकते हैं हम। कैपेबिलिटी ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन टू डिजायर्ड टाइम, है ना, उसको हम कैपेबल भी कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन को दिखा समझा भी सकते हैं लोगों को। मिनिमम चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग सेटअप, यानी कोशिश करें कि जो एग्जिस्टिंग सेटअप हो ना उसमें अचानक ही चेंजेस ना करें, आप धीरे धीरे करके कुछ परिवर्तन लाइए उसमें, धीरे धीरे करके, ताकि आपके एम्प्लॉयज भी सही से अडॉप्ट करें। आप अचानक ही बार बार चेंज लाते जाए तो आपके एम्प्लॉयज हैं वो भी थोड़े बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। यूनिफॉर्मिटी ऑफ फॉर्म्स, बार बार चेंज ना करें, वही बोल रहा हूँ मैं, बार बार आप चेंजेस ना करें। मिनिमम क्लैरिकल वर्क, कोशिश करें कि आप कंप्यूटराइज काम ज्यादा अडॉप्ट करें, क्योंकि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो कंप्यूटराइज ही हो रही है। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल, एडिक्वेट वर्क प्रोसीजर, एडिक्वेट वेज प्रोसीजर, जो वेज है आपने एम्प्लॉयज को अच्छे से वेज दें, जो उनकी जो सैलरी है वो सही से दें आप। डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस, आप डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को आप देखिए। रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, बार बार यानी टाइम टू टाइम आप अपने कॉस्ट अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड है और जो फाइनेंशियल के जो रिकॉर्ड्स हैं आप उनको बार बार क्या करिए, उनको रिको करिए। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, आप जो कॉस्ट अकाउंटेंट रखा गया है उसकी क्या क्या ड्यूटीज है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो आप निर्धारित करिए। ओके, सो सीएमए फाउंडेशन की जो कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास है जो आज की हम यही फिनिश करेंगे। कोई भी अगर डाउट है तो आप पिछली क्लासेस भी देखिए, इसलिए पूछिए और आप उसे पूछ लीजिए। 20 नंबर जो है मैं आपको पूरा कराऊंगा, और जो 100 नंबर जो बाकी का 80% है वो भी हम धीरे धीरे करके आपका कराना स्टार्ट करेंगे, यानी 100% अकाउंट्स आपका पूरा कवर कराएंगे। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर टुडे क्लास।